नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप तक परिवार में, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं। उसका पहला पार्ट आपके पास पहुंच चुका है, दूसरा पार्ट मैं आज उसका बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक चीज आप देखिएगा, यदि आप इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा पूरा यकीन है और आप पढ़कर देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके एग्जाम में अगर आर्टिकल से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी आप लोग बना पाएंगे। तो जल्दी से यहां पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कल जहां पर हमने छोड़ा था मूल कर्तव्यों से, अब हम उससे आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात करते हैं। आर्टिकल 52 किसका उल्लेख करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है, जिसमें आपको पता लगता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप लोग डालेंगे आर्टिकल 53 को। कई बार पूछा जा चुका और पूछा भी जा सकता है। अनुच्छेद 53 आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां पर याद रखना है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो किसको घोषित किया जा रहा है? राष्ट्रपति को घोषित किया जा रहा है अनुच्छेद 53 के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 54 की बात करें तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो ये निर्वाचन रीति का उल्लेख करता है। आर्टिकल 56 की बात करें तो ये पदावधि का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 57 इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप इसे डालिएगा, ये पुनर्निर्वाचन की बात करता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है कि हमारे यहां पर व्यवस्था ये है कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक से अधिक बार भी चुना जा सकता है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन सकता है तो वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप बताइए कि हमारे यहां पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति कितनी बार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 57 में। आर्टिकल 58 की बात करें तो देखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता है ना, राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 58 के तहत मिलता है। अब यहां पर इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए आप किसी व्यक्ति के पास योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ना चाहता है उसके नाम के 50 प्रस्तावक है ना और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति वहां पर नॉमिनेशन करना चाहता है उसके 3-4 योग्यता याद रखिएगा। सबसे पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यता तो सभी लोगों को पता ही है। जो आपको अलग योग्यता है वो आपको याद रखनी, क्या कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और उसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या आपको 2 योग्यताएं मुख्य तौर पर याद रखना है। सबसे पहले आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसके अलावा उसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनावों में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ध्यान से समझे रहिएगा कि राष्ट्रपति के चुनावों में एकल मत संक्रमणीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति जिसे सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आप कहते हैं, इनका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनावों में किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद की पदावधि की बात करें तो वैसे देखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति समय से पहले अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है या फिर समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर, या चौथा आपको याद रखना होता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 की महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए है ना, राष्ट्रपति के लिए वोट करने वाले लोग कौन होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो निर्वाचक मंडल में अच्छे से याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते
लेते हैं। ठीक है, ये 2-4 मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा भैया आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 60 जो है ये किसकी बात करता है, ये राष्ट्रपति पद की शपथ की बात करता है ना। और आपको याद रखना है राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें महाभियोग का उल्लेख किया गया, इंपीचमेंट का उल्लेख किया गया। महाभियोग क्या है तो आप जाने रहिएगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, महाभियोग राष्ट्रपति पर क्यों लाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर दिया जाता है, मतलब महाभियोग लाने का आधार क्या होता है, तो संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर याद रखना है आर्टिकल 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 63 ये उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां पर है तो अनुच्छेद 63 में। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में भी 2-4 चीजें जाने रहिएगा, है ना। उपराष्ट्रपति के बारे में भी 2-4 चीजें आप जाने रहिएगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो वो वाली योग्यता तो सेम रहेंगी, वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो या किसी लाभ के पद पर ना हो। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और उसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी होती है वो ये कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी आपको याद रखना है एकल मत संक्रमणीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इनके निर्वाचक मंडल में इनको वोट करने वाले लोग कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा ये अपना त्यागपत्र और राष्ट्रपति को सौंपते हैं। समय से पहले मृत्यु हो जाने पर इनका पद इनसे चला जाएगा। और चौथी चीज होती है कि यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित एक संकल्प पारित करे जिससे लोकसभा भी सहमत हो, उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 69, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है ना। अनुच्छेद जहां पर अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 की हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 क्या है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है। किस अनुच्छेद में आती है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में आपके मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कार्य करने की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख आपके अनुच्छेद 75 के तहत मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 के तहत इनका उल्लेख मिलता है। महान्यायवादी जो होते हैं वो भैया भारत में सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं। महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति महान्यायवादी पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें। क्लियर, चलिए इसके अलावा अनुच्छेद 79 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 79 की बात करें तो ये संसद के गठन की बात करता है। संसद के गठन में आपको याद रखना है संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं जिनमें आपको याद रखना है एक अंग है उसे कहा जाता है राज्यसभा,
इसके अलावा दूसरा अंग जो है इसे आप लोग कहेंगे लोकसभा, और तीसरे अंग के रूप में आपको यहां पर याद रखना है कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कहे राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना को बताया गया, आर्टिकल 81 जो अनुच्छेद 81 जो है यहां पर लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा चुका, अनुच्छेद 85 है ना। अनुच्छेद 85 जो है ये संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। यहां पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के सत्र को बुलाते हैं, संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं और लोकसभा का विघटन करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो इसके अंतर्गत विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। विशेष अभिभाषण का यहां पर मतलब क्या है, तो आपको यह समझना है कि राष्ट्रपति महोदय जो है, विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो संसद के साल के पहले सत्र को और नई लोकसभा के गठन के पहले जो बैठक होगी उसको संबोधित करने का कार्य करते हैं, जिसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिएगा, आपसे पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर और लोकसभा के उपाध्यक्ष पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 93 के तहत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 100 जो है इसके अंतर्गत गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख किया गया है। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन आया है कि गणपूर्ति या कोरम का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहां पर एक चीज याद रखना है कि सदन की बैठक को चलाए रखने के लिए सदन की सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, तो उसे संसद का कोरम कहा जाता है। अगर 1/10 सदस्य मौजूद हैं तो बैठक को चलाया जाएगा, अन्यथा बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 105 में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। और यहां पर जोड़कर एक प्रश्न याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा आपके अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आपको धन विधेयक का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? धन विधेयक का आपको उल्लेख मिलता है। और धन विधेयक किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो अनुच्छेद याद रखिएगा 110 में है। इसके अलावा धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति को लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और आपको याद रखना है कि धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास यह शक्ति होती है कि वो धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, 14 दिनों तक उस पर विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन उसके बाद विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा जैसा लोकसभा ठीक समझे, है ना। तो ये 2-4 बातें इसमें जोड़कर रखिएगा। अनुच्छेद 112 की बात करें, अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको आप साधारण रूप में किस नाम से जानते हो, इसे आप बजट के नाम से जानते हो, है ना। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यह राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होगा कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करें या करवाएं। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर ये पूछ ले आमतौर पर बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को कौन प्रस्तुत करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि वित्त मंत्री के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहां पर आर्टिकल 123 है। ठीक है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में क्या है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की शक्ति का उल्लेख है ना। राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में देखने को मिलता है ना। अध्यादेश क्या होता है, तो आपको यह बताया जाता है कि संसद की यदि दोनों सदनें अगर सत्र में नहीं है और उस समय पर देश के सामने ऐसी कोई विपत्ति है जिसका सामना करने के लिए कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति ऐसे किसी कानून का निर्माण कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि ऐसे कानून का वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का
होता है। इसके अलावा अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ये अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। 6 माह और 6 सप्ताह का मतलब वहां पर 7.5 माह भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत तो उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है ना। उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, ये सारी चीजें है ना। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखिए, योग्यता के बारे में आपको याद रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। तो पहली योग्यता आपको याद रखना है कि वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये पहली योग्यता है। अथवा अगर ये योग्यता ना हो तो दूसरे कहा गया है कि वह कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। या फिर साथ में कहा गया है कि राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो तो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(4) की विशेष प्रक्रिया के द्वारा आपके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है 65 वर्ष। क्लियर है। चलिए, तदर्थ न्यायाधीश है ना, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 127 में। एक बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। 143, ठीक है, 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर उच्चतम न्यायालय से सलाह परामर्श मांग सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सलाह या परामर्श दिया जाएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यह चीज आपको अनुच्छेद 143 में मिलती है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 जो है, अनुच्छेद 148 जो है, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 153, इसके अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल पद का उल्लेख है। किसका? राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 153 में। आगे की तरफ आ जाओ भाई, यहां पर अनुच्छेद 163 याद रखना है, यहां पर राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे स्लिप भी कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट में आपको याद रखना अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता का पद बताया गया है। महाधिवक्ता, जैसे आपको याद होगा केंद्र में महान्यायवादी का पद हुआ करता था, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भैया हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। क्लियर है। इसके अलावा अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की संरचना के बारे में बताया गया, और बताया गया विधानमंडल में कौन कौन शामिल होगा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 169 में और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 170 में। विधान सभा की जो आपकी संरचना है वो किसमें बताई गई है? 169 में। और विधान परिषद की संरचना को किसमें बताया गया है? 170 में। इसके अलावा राज्यों का बजट, ठीक है, राज्यों के बजट का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किसका? राज्यों का। किसमें है? अनुच्छेद 102। केंद्र का किसमें था? अब ये भी बता के आया था, अनुच्छेद 112। लेकिन अगर राज्य का पूछा जाएगा तो राज्य के बजट का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आपके राज्यपाल की अध्यादेश निकालने की शक्ति है। बड़ा आसान है याद करना, राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की शक्ति अनुच्छेद 123 में थी और राज्यपाल की अध्यादेश निकालने की शक्ति 213 में है। ठीक है, इसके अलावा 214 जो है इसमें बताया गया है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 226 में आपके उच्च न्यायालय की रिट निकालने की अधिकारिता का उल्लेख मिलता है, कि मूल अधिकारों का यदि हनन हो जाता है तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है अनुच्छेद 231 इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके पूछा जा चुका है कई बार। अनुच्छेद 231 आपसे कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भैया अगर संसद चाहेगी तो भैया 2 या 2 से अधिक राज्यों
राज्यों के लिए आपके एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 ये आपके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आपका अनुच्छेद 239 संबंधित है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलिए आगे की तरफ आ जाओ। यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, आपको पता है भाई राजधानी दिल्ली जो है, राजधानी दिल्ली को कई मामलों में कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, तो उसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 239 का में। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 243 का ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान करता है। आपसे अगर क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है वो कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आपको पहले भी याद होगा कि पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 यानी नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात की गई है। हमारे यहाँ पर पंचायत 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर आपके जो होती है उसको हम लोग बेसिकली खंड पंचायत कह देते हैं और पंचायत समिति कह देते हैं, और आपके जिले के अगर बात करें तो जिला स्तर पर काम करने वाली जो होती है उसको आप लोग जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में पंचायतों का है ना, भारत में पंचायत जो स्तर पर 3 स्तरों पर जो कार्य कर रही है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर रही है, ये चीज याद रखेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 248 जो है ये अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख करता है, मतलब ऐसे कोई विषय जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी शामिल ना हो तो उसे अवशिष्ट शक्तियां माना जाएगा, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। अंतरराज्यीय परिषद बहुत बार क्वेश्चन आया है इंपोर्टेंट की श्रेणी में, है ना। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो करते हैं, इसका गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अंतरराज्यीय परिषदों के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषदें होती क्या हैं, तो आपको याद रखना है यदि राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषदों का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जा सकता है। और गठन करेंगे कौन? तो गठन करने वाले होंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। आकस्मिकता निधि का मतलब आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। राष्ट्रपति के पास एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है, यदि देश के सामने अचानक से किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाती है तो राष्ट्रपति इस आकस्मिकता निधि से धन को निकालकर प्रयोग में ले सकते हैं, बाद में संसद उसमें उतना ही धन डालकर उसे मेंटेन कर देगी। ठीक है, अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसके अंतर्गत वित्त आयोग का उल्लेख है ना, वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और इस समय पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। ठीक है, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आपके लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। लोक सेवा आयोग में भी आपको याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों जो है वो किस में आते हैं? 315 में। अनुच्छेद 324 जो है वो एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भैया आपके एक स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग होगा, इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 326 जो है ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि 18 वर्ष का व्यक्ति, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो होगा वो हमारे यहाँ पर वोट कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। एससी आयोग आप कह सकते हैं। ठीक है, एससी आयोग या नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा, आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 338 का आपको याद रखना है जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा संघ की राजभाषा, है ना, जिसमें आपको ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 का जो है ये आपसे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए।
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या साधारण तौर पर जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये हैं आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके पूरे पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। लगभग दोनों मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था, सही सेकंड पार्ट है। लगभग मैंने आपको 70 से 80 आपको अनुच्छेद यहां पर बताए होंगे। आप भैया इसे कम से कम 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जिन पर मैंने लगाया उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो 100% मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो से फायदा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ नई चीज के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।